नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां के ईडी दफ्तर में आज खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। झारखंड के चुनी हुई सरकार को गिराने और कैश कांड के आरोपी विधायक इरफान अंसारी से ईडी ऑफिस में पूछताछ इस वक्त हो रही है। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विस्कल को गांधी को बंगाल पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने भी रांची के अरगोड़ा थाने में इसे लेकर एक मामला दर्ज कराया और मामले के तह तक जाने के लिए ईडी ने अब केस को टेक ओवर कर लिया। इरफान अंसारी ने खुद पर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने 1000 करोड़ से अधिक के साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए साहिबगंज डीसी भी अब दूसरी बार ईडी ऑफिस इस वक्त पहुंचे हैं, जहां उनसे भी इस वक्त पूछताछ जारी है। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है, मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं। और जिसने नफरत लगाया, हमारे प्रति जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूंगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया, वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इरफान जी, बताइए इस पूरे कांड क्या बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूँगा, हमसे जूनियर है वो। और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई इधर देख के लड़ना है, आपस में क्या लड़ना है। तो इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे जब ईडी दफ्तर में वो पहुंचे और इनसे इस वक्त सवालों जवाबों का दौर जो है वो चलता हुआ। कैश कांड के आरोपी हैं इरफान अंसारी और झारखंड में साथ ही साथ चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप भी इनके ऊपर हैं, जिसे लेकर के ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कितना वक्त हो गया पूछताछ के इस सिलसिले के शुरू हुए और कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, बता दें कि फिलहाल 11 बजे के वक्त में इरफान अंसारी अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल जो पूछताछ की प्रक्रिया है उनसे वो शुरू कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक ही इरफान अंसारी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो सवालों की फहरिस्त है वो भी काफी लंबी है। करीब करीब 20 से 25 सवाल जो हैं वो इरफान अंसारी से पूछे जाने हैं, जिसमें कि वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों का जो जवाब आएगा उसके बाद ही ईडी की कार्रवाई जो है वो खत्म हो पाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, चूंकि आपने कहा कि तकरीबन 20 से 25 सवाल हैं जिनके जवाब इरफान अंसारी को देने हैं, तो किस तरह के सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं जिसकी संभावना ज्यादातर जाहिर की जा रही है? क्योंकि इरफान अंसारी सीधे से नकारते रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो किसी विपक्ष ने नहीं लगाया, उनके खुद के पार्टी के अंदर से मामला दर्ज कराया जाता है, विधायकों की तरफ से आशंका जाहिर की जाती है। जी बिल्कुल, जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं वही सवाल है जो कोलकाता कोर्ट में भी उनसे पूछे गए थे, जो बंगाल पुलिस के द्वारा भी जो सवाल जो थे वो किए जा रहे थे। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ये पैसे कहाँ से आए, इन पैसों को कहाँ लेके जाया जा रहा था, उन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ है वो की जाएगी। वहीं अनूप सिंह के द्वारा जो जवाब आया था, जो उनकी शिकायत थी, जो आरोप थे, उन तमाम आरोपों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें भी आएगी कि वो वहाँ किस लिए गए थे, कहां से वो पैसे आए थे, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। ओम प्रकाश, क्या ये माना जाए कि अनूप सिंह से चूंकि पूछताछ का क्रम पहले ही पूरा हुआ है, तो अनूप सिंह से जो मिले हुए जवाब हैं उन सवालों को भी इस वक्त इरफान अंसारी के सामने रखा जा रहा होगा और दोनों के जवाबों को मिलाने की भी कोशिश की जाएगी? जी बता दें कि अनूप सिंह जो है शिकायतकर्ता है और उनसे तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने को लेकर ही उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया था और उस मामले की जांच की आगे की कार्रवाई के लिए ही आज इरफान अंसारी को बुलाया गया है। अनूप सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि पर विधायक को जो 10 लाख रुपए मिलने थे
पार्टी तोड़नी थी, इन तमाम चीजों को लेकर जो बातें सामने उनके द्वारा लाई गई थी, इन तमाम सवालों को जरूर ईडी के अधिकारी जो हैं वो इरफान अंसारी से पूछेंगे और देखना होगा कि उनके तरफ से क्या कुछ जवाब आता है और क्या उससे ईडी के अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं, या फिर उन्हें दोबारा फिर एक बार ईडी के दफ्तर बुलाया जाएगा या फिर आगे की कार्रवाई क्या होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवालों का ये सिलसिला सुबह 11 बजे से ही इरफान अंसारी के साथ शुरू हो चुका है और तकरीबन देर शाम तक इसके चलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, 20 से 25 सवालों की फहरिस्त है जो इस वक्त इरफान अंसारी के सामने रखी जा रही है। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की, तो झारखंड के आवासीय खेल सेंटर और एकलव्य समेत दूसरे आवासीय केंद्रों में रहने वाले तमाम खिलाड़ियों के डाइट का बजट अब बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने पूर्व के बजट में 175 रुपए से अब उसमें इजाफा करते हुए उसे बढ़ाते हुए अब इसे 350 रुपए कर दिया है। यानी इन आवासीय केंद्रों में रहने वाले एक खिलाड़ी के सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक का डिनर, इस पर जो अब तक 175 रुपए खर्च किए जा रहे थे, अब उस राशि को बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब एक दिन में 24 घंटे में सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक 350 रुपए एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च करना होगा। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि सेंटर के खिलाड़ियों को महज 175 रुपए ही पौष्टिक आहार के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर और इस खबर के चलने के बाद सरकार और खेल विभाग की नींद खुलती है। अब बजट बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है। बजट बढ़ने की खबर मिलने के बाद खिलाड़ी न्यूज 18 का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राज्य भर में जितने भी खेल आवासीय सेंटर हैं, चाहे एकलव्य एक्सीलेंसी सेंटर ही क्यों ना हो, तमाम आवासीय सेंटर में जो खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं, अब उनके खाने का जो बजट है, डाइट है, अब वो 175 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का फैसला सरकार ने लिया है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के एकलव्य आवासीय सेंटर में, जहां पर हॉकी के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले खिलाड़ियों का जो दर्द दिखलाया था कि खिलाड़ियों को किस तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों और कोच ने बताया था कि मात्र 175 रुपए जो है वो उनके एक खिलाड़ी के खाने का दिन भर का बजट था, जो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। लेकिन न्यूज 18 ने जैसे ये खबर दिखलाई, अब जो है सरकार ने अब एक खिलाड़ी पर एक दिन में 350 रुपए जो बजट है डाइट का, उसे करने का फैसला लिया। हमारे साथ खिलाड़ी हैं जो यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 350 रुपए करने का, तो अब कितनी राहत मिलेगी? हम लोग को बहुत ही राहत मिलेगी अगर ये चीज़ लागू हो जाता है। तो पहले हम लोग को 175 रुपया का मिलता था, उम्मीद करते हैं सरकार 350 का किया है तो जल्दी हम लोग को मिलेगा। इसलिए आपको 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह बात आप ही ने रखा था और आपके द्वारा ये चीज़ हम लोग को मिलेगा तो बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा, अब पहले आप लोगों को क्या समस्या आती थी कि आप लोग जो खाना चाहते थे प्रॉपर डाइट वो नहीं मिलता था? प्रॉपर डाइट तो नहीं मिलता था। हम लोग को 175 का मिलता था, उसमें हम लोग को पूर्ण रूप से जितना उम्मीद करते थे उतना नहीं मिलता था। आप उम्मीद है आपके द्वारा हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा होगा, खुशी की बात है। सरकार अब जो है जल्दी इसको लागू करने जा रही है। आप टीम के गोलकीपर हैं, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती होगी। हाँ, है ना? ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अच्छा से खाने के लिए मिलेगा तो थोड़ा हम भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और आगे भी अच्छा कर पाएंगे। बस देख रहे हैं कि सब कुछ आप जितने मैदान में अपनी फुर्ती को दिखलाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सारा कुछ निर्भर करता है आपके डाइट पर। हमारे साथ यहाँ पर जो संचालक है, जो हर दिन बच्चों को नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, रात का डिनर कराते हैं, मुझसे जानेंगे ये जो 350 रुपये का जो फैसला आया है, इसकी जानकारी है आपको? भी नहीं, जानकारी नहीं था, अभी सर आप बता रहे हैं इसीलिए जानकारी हुआ। तो अब कितनी राहत होगी? अब क्या मेन्यू में आप बढ़ाएंगे? मेन्यू में तो खैर खाना जो भी है बढ़ेगा ही। पहले तो जैसे रेट कम था तो खाना नहीं दे पाते थे बजट के हिसाब से, तो अब जैसे बजट आ गया है तो हम लोग मेनू बढ़ाएंगे। तो अब हम दिखला दें कि खिलाड़ियों का अभी सुबह का नाश्ता निकाला गया है। अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं और देखिए नाश्ते में आपको कचौड़ी है, दूध है। ये दूध कितना देते हैं? दूध 1 गिलास। 1 गिलास जी, तो 1 गिलास दूध दिया जा रहा है। यहाँ पर छोला है, छोला के साथ कचौड़ी है, फिर फल में केला है जो मौसमी फल होता है, एक केला है,
फिर अंडा कितना खिलाड़ियों को? सरकार की ओर से यह व्यवस्था होगी कि यह 350 रुपए जैसे ही होगा, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जो मेन्यू का जो रेंज है, और रेंज में भी आपको काफी वैरायटी नजर आएगी। लेकिन जाहिर है कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहते हैं, पसीना बहा रहे हैं, उन्हें लगता है वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो दिन की शुरुआत होती है डाइट से होती है। लिहाजा न्यूज़ 18 की एक कोशिश ही थी कि हम खिलाड़ियों के दर्द को दिखलाएं, और वो कोशिश अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सिमडेगा में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर डेली मार्केट में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी की और पुलिस को देखकर मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान पुलिस ने शराब को नष्ट करते हुए दुकानों को ध्वस्त किया है, वहीं सभी सामानों को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि डेली मार्केट में अक्सर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती थी, जिससे यहां सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की शिकायत पर एसपी ने यहां लगातार रेड मारा है और अवैध शराब बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट अमन धनबाद में एक बुक कैफे चला रहे हैं और ये बुक कैफे देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। और इस बुक कैफे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई बोरिंग न लगे, साथ ही साथ खुद कुछ करने की तमन्ना के साथ इसकी शुरुआत की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल डेवलपमेंट की बातों से प्रभावित अमन मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और आईआईटी आईएसएम से साल 2019 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट भी हैं। प्लेसमेंट के तहत उनका सिलेक्शन आईटी कंपनी में भी हुआ, लेकिन उन्होंने सराय ढेला में वेबली हाउस दी ब्लेंडेड बुक कैफे की शुरुआत कर दी। पढ़ाई के साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए भी ये अच्छी जगह है और इस अनोखे बुक कैफे का ही जायजा लिया धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता ने। पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा रोचकता आए तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आती है। और धनबाद में पढ़ाई के साथ साथ उस आनंद को पेश करने का काम अगर किसी ने किया है तो गोविंदपुर सराय ढेला रोड के स्थित वीकली कैफे हाउस में। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाइब्रेरी है, लेकिन आप चौंकिए नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक कैफे हाउस है। और इस कैफे हाउस में पढ़ाई करने वाले छात्र लजीज व्यंजनों के स्वाद को चखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो कुछ चीज़ों का स्वाद भी ले रहे हैं और हाथों में किताब को भी रखे हुए हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वाद चखने का भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई किस तरीके से रोचक हो उसका आनंद महसूस कर रहे हैं। छात्र से जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कैसे आया। तो वो हम लोग का कॉलेज टाइम से स्टार्टअप है और ये कैफ़े हम लोगों ने अभी न्यूली ओपन करा है। सो इट्स अ बुक कैफ़े। यू कैन, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और खाते हैं। इवेंट्स होते हैं, लोग यहाँ पर पोइट्री, ओपन माइक, स्टैंड अप शोज़ भी होते हैं। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ग्रुप स्टडी के लिए सबसे अच्छा, ग्रुप स्टडी करते हैं, कुछ डिस्कशन करना होता है, कभी कुछ साथ में ऐसा कुछ करना होता है, इवेंट डिस्कस करना होता है, तो सब एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा माहौल भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं। सर आईएसएम के पास आउट है सर। यहाँ पे हमें 3 महीने हो गए, यहाँ पे हम 3-4 बार आ चुके हैं। काफ़ी बार संडे को हम लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं और खाना पीना भी हो जाता है बाहर का, तो अच्छा माहौल रहता है काफ़ी। आप है कहाँ से? कहाँ पर? मैं कोटा राजस्थान से हूँ और आईआईटी धनबाद में पढ़ रही हूँ अभी। आईआईटी आईएसएम के आप स्टूडेंट हैं? जी। तो ये ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है लजीज व्यंजन हाँ, सब जैसे अभी हम ग्रुप में ही आए हैं, सब पढ़ भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा चिल हो जाता है काफ़ी टाइम पे। पढ़ाई को बोरिंग से एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना अगर कोई जाने तो इस आईआईटी आईएसएम के पास आउट छात्र से, और धनबाद के लिए ये एक नया आइडिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
जमशेदपुर के जुबली पार्क में आने वाले 3 मार्च को लेकर टाटा स्टील की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल 3 मार्च को जमशेद सिंह टाटा की जयंती है और कोरोना के 2 साल के बाद लाखों लोग पार्क में पहुंचेंगे। इसे लेकर जुबली पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है और आपको ये बताते चलें कि पार्क में फूलों के बाग बागीचे लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं और जुबली पार्क के मुगल गार्डन में 3 मुख्य फव्वारों के साथ साथ सैकड़ों छोटे संगीतमय फव्वारे रात को खास रोशनी के इंतजाम से जगमगा उठते हैं। जुबली पार्क की तैयारी का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के जुबली पार्क में 3 मार्च की पूरी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यहाँ पर किस तरह 3 मार्च को लेकर टाटा स्टील पूरे इस जुबली पार्क पे किस तरह यहाँ पर सजावट की जाएगी, किस तरह यहाँ पर रंग रोगन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो पूरा बगीचा बाग बगीचा को एक खूबसूरत एक बनाने का प्रयास टाटा स्टील के द्वारा किया जा रहा है। और इस जगह पे मैं बता दूं आपको कि 3 मार्च जिसे पूरे राज्य के जो लोग हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से भी जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं जमशेदपुर जुबली पार्क में इस 3 मार्च का उत्सव के लिए। इस जुबली पार्क में आज आप पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह जी हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं और बेसिकली हम ये जुबली पार्क की तैयारी जो 3 मार्च को होने वाली है उसी के देखने से आए हैं। और हमारे इंडिया में ऐसा इतना लार्ज सरफेस जगह में पार्क नहीं है जहाँ पे इतना लाइटिंग का व्यवस्था किया गया हो और पार्क को तैयारी किया जाया हो। और इसके बाद जितने टाटा टेलीकॉम के या कितने भी वर्कर झारखंड के हैं, एक ऐसा वीकेंड में इतना जगह पर्याप्त मात्रा में है जहाँ पे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग इसी के लिए आए हैं। ये हमारी सिस्टर इन लॉ हम लोग को बुलाई है कि 3 मार्च की तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है, और 3 मार्च को आने के लिए इन्वाइट भी दी है कि आइएगा। तो ये जुबली पार्क जो टाटा का है ये बहुत बड़ा हस्ती है यहाँ का, बहुत बिहार से, झारखंड, आपका उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से सब लोग ये 3 मार्च को देखने आता है। ये 3 मार्च को जो लाइटिंग होती है ये बहुत आपका इंडिया में कहीं ऐसा लाइटिंग नहीं होती है जो आपका टाटा का जो लाइटिंग होती है जुबली पार्क का। खासकर विद्युत सज्जा को देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और इस जगह पर टाटा स्टील के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। राजधानी रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम पारे में बदलाव 6 फरवरी से नजर आने लगा है। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को कड़ी धूप का एहसास अब होने लगा है। हालांकि अभी भी सुबह और शाम में ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम पारे में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो 15 फरवरी तक लोगों को सुबह और शाम में ठंड का एहसास होगा, लेकिन उसके बाद स्वेटर या फिर कंबल रजाई से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। मौसम में होने वाले बदलाव पर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बसंत का मौसम आ चुका है, लेकिन राजधानी रांची समेत राज्य भर का मौसम लोगों को चौंका रहा है। लोगों को यह पता ही नहीं चल पा रहा कि वास्तव में ठंड चली गई या ठंड है। हमारे साथ यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक, हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में बसंत के मौसम में ठंड जिस तरीके से लोगों को चौंका रहा है, तो लोग क्या समझें, क्या ठंड है, ये कितने दिन ठंड रहेगी? सुबह शाम में ठंड है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अभी रांची की बात करें तो 12 डिग्री के आसपास में चल रहा है, 11-12 डिग्री के आसपास में चल रहा है। तो थोड़ी सी ठंड है, इसलिए भी है क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम का है थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा है। दिन में आपको गर्मी थोड़ा सा देखने को मिल रही है, बसंत की हवाएं भी चल रही हैं, बट जैसे ही शाम सुबह में है, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा घटता है और 10 से 12 डिग्री के आसपास में जो रह रहा है, तो फ्लक्चुएशन तो है, दिन रात में अंतर है, इस चलते लोगों को थोड़ा ठंड लग रही है। और कम से कम 15 फरवरी के आसपास तक ये ठंड आपको सुबह शाम में लगेगा। बता रहे थे कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है और न्यूनतम तापमान में जब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ जब भी आता है उत्तर भारत में तो जो ठंडी हवाएं हैं उनका आगमन रुक जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और कभी कभार उसके कारण हमको बारिश भी देखने को मिलती है, बादल भी आ जाते हैं। तो यही कारण है कि टेम्परेचर थोड़ा सा उसमें मिनिमम बढ़ जाता है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से हटता है तो फिर से ठंडी हवाएं आने लगती हैं, क्योंकि इस सीजन में अभी भी नॉर्थ वेस्टर्ली नॉर्दर्ली विंड चलता है फरवरी तक में, तो उसका असर हम लोगों को फरवरी तक में पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद के मौसमों में उसका बारिश की बात करें, क्या बारिश की संभावना है? अभी कोई बारिश की संभावना नहीं है। नहीं, जैसे 15 फरवरी के बाद का जो समय आएगा, जाहिर है कि आपको गर्मी का भी एहसास होने लगेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
गुमला में कबाड़ी दुकान में लगी आग में लाखों रुपए के कबाड़ जलकर राख हो गए। सिरसी थाना क्षेत्र की मदरसा रोड स्थित खान मोहल्ले की घटना बताई जाती है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कबाड़ी का ये दुकान और इसमें अचानक से आग लग गई। फिरोज अंसारी के कबाड़ी की दुकान में आग लगी और आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने आसपास के घरों से पानी लाकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब 1.5 घंटे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कबाड़ी दुकान में रखे रद्दे के कागज, कार्टन, तमाम चीजें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी थी। लातेहार में अज्ञात उग्रवादियों ने पुल निर्माण में लगी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। मनिका थाना क्षेत्र के सदवाडीह की यह घटना है और बताया जा रहा है कि हथियारबंद उग्रवादी देर रात कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और मजदूरों को एक कमरे में बंद कर मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मजदूरों ने ठेकेदार को दी, जिससे पुलिस यहां पर पहुंचती है और इसके बाद मनिका थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अब तहकीकात में जुट गई है। आग तो अब उखने पर ये लोग होगा उखने लगाया। देखे थे आप पार्टी लोग को? हाँ देखे थे। के वो कितना की संख्या में था पार्टी? 5 था। कौन पार्टी था? पर्चा छोड़ा होगा ना? पर्चा हम नहीं देखे हैं। पर्चा नहीं देखे थे? पर्चा दिया वहाँ। तो पर्चा में क्या लिखल था? ये सब तो बोला होगा? नहीं बोला है। राजधानी रांची के होटवार में स्थित खेलगांव की चर्चा देश भर में होती है। बड़े खेलों के आयोजन की बात हो, सबसे पहले रांची के खेलगांव पर ही सबका भरोसा होता है, लेकिन यह भरोसा कारगर नहीं दिखता। खेलगांव में गाड़ियों की पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया गया था, लेकिन करोड़ों की लागत से बनाई गई ये पार्किंग पानी में डूबी हुई है। यहां से बारिश का पानी निकालने को लेकर कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। न्यूज 18 की पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि यह पार्किंग कभी काम में नहीं आता, क्योंकि इसमें बारिश के पानी के साथ फर्श से भी पानी सीपेज होता रहता है और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। कितने महीने से पूरा पानी भरा हुआ है? ये पानी तो बरसात वाला पानी है सर, इसको फिर मशीन लगाए थे, फिर सूख गया था, नीचे से फिर पानी खुल जाता है। अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं कि पूरा जानकारी आते हैं, सब कोई आते हैं, सुखाते हैं, मशीन को देखते हैं, सभी कोई आते हैं यहाँ का। पूरा पार्किंग जो है कभी गाड़ी नहीं तो नहीं लगता होगा इसमें? नहीं लगता था सर, जब से पानी नीचे से पानी होता है ना, ऊपर वाला बरसात वाला पानी नहीं है। तो ऊपर से तो पूरा पानी आता होगा तो नीचे ही जाता होगा ना पूरा? ऊपर वाला भी पानी आता है सर, नीचे से भी पानी निकलता है ना। तो ऊपर का पानी जो ऊपर बारिश का आता है उसका निकालने की व्यवस्था नहीं है? कभी बताया नहीं? मशीन लगा के ही सुखाते हैं, मशीन लगा के सुखाते हैं। तो इस बुलेटिन में बस